दोस्तों, धीरू भाई को अपने सपने पूरे करने के लिए किस्मत से कोई मौका नहीं मिला, बल्कि उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से अपने ख्वाब पूरे किए। आखिर 10वीं जमात फेल एक शख्स ने कैसे इतनी कामयाबियां हासिल की और इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया। ये एक ऐसे शख्स की कहानी है जिसने अपने घर वालों का 2 वक्त का खाना पूरा करने के लिए सड़क पर पकौड़े बेचे। धीरू भाई कौन है, वो कहाँ रहते हैं, इनका पूरा नाम क्या था और वो कैसे जीरो से हीरो बने, हम सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। वैसे तो इनके बारे में बहुत कुछ लिखा और पढ़ा जा चुका है, मगर मैं आपको एक ऐसी फिल्म के बारे में बताऊंगा जो इनकी जिंदगी की अक्कासी करती है। फिल्म का नाम गुरु है और ये 2007 में पूरे इंडिया में रिलीज हुई। इस फिल्म में धीरू भाई का किरदार अभिषेक बच्चन ने निभाया है। कहानी शुरू करने से पहले मैं धीरू भाई अंबानी के मुतालिक थोड़ा सा बता दूं। धीरू भाई अंबानी 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के छोटे से गांव चोरवाड़ में पैदा हुए। इनका असल नाम धीरू भाई हीरचंद गोवर्धन दास अंबानी था। इनके वालिद एक स्कूल टीचर और वालदा हाउसवाइफ थी। घर के माली हालात बहुत खराब थे, इतने खराब कि इनको अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। वैसे भी इनका पढ़ाई लिखाई में इतना दिल नहीं लगता था। फिर उन्होंने सड़क पर फल, नाश्ता और पकोड़े भी बेचे, मगर गुजारा फिर भी मुश्किल था। आखिरकार उन्होंने 17 साल की उम्र में अपने बड़े भाई, जिसका नाम रमणक भाई था, इसके साथ यमन चले गए। अब आगे की कहानी फिल्म में मुलाहिजा करें। फिल्म की कहानी 1951 में शुमाली गुजरात के जिला सांबर कांठा के एक छोटे से गांव एडार में शुरू होती है, जहां एक छोटा लड़का गुरु कांति सही, जिसका ख्वाब होता है कि वो कभी बड़ा आदमी बनेगा। इसका वालिद कांति लाल, जो गांव के स्कूल का हेडमास्टर है, इसे ख्वाब देखने से मना करता और कहता है कि ख्वाब कभी हकीकत नहीं बनते। गुरु स्कूल के इम्तहानों में नाकाम हो जाता है और नौकरी करना चाहता है। गुरु तरक्की जाने और मसालों के कारोबार में दाखिल होने का फैसला करता है। फिर बर्मा शेल के साथ क्लर्क की नौकरी करता है। बाद में इसे तरक्की दी जाती है, लेकिन वो नौकरी को ठुकरा देता है क्योंकि वो खुद के लिए काम करना चाहता है। गुरु का उस्ताद घनश्याम दास इसके तुर्की जाने पर अफसरदा होता है। गुरु अपने गांव वापस आता है। वो कारोबार शुरू करना चाहता है और इसके पास 15,000 रुपए हैं और इसे 15,000 रुपए मजीद चाहिए। वो अपने दोस्त जिग्नेश से कहता है कि वो अपने वालिद को सरमायाकारी के लिए कायल करे। जिग्नेश कहता है कि इसके वालिद सरमायाकारी नहीं करेंगे, लेकिन इसकी बहन की शादी के लिए 25,000 रुपए रखे हुए हैं। गुरु सुजाता से शादी करता है ताकि जहेज की रकम जो सुजाता साथ लाएगी वो इसे मिल जाए। रकम मिलने के बाद सुजाता और इसके भाई जिग्नेश के साथ गुरु बम्बई हिजरत कर जाता है और कपड़े के कारोबार में दाखिल होना चाहता है। जल्द ही गुरु को मालूम होता है कि ताजरों की एसोसिएशन एक क्लब है और इसमें दाखिला आरजान कंट्रैक्टर, जो एसोसिएशन का सदर है, कंट्रोल करता है। गुरु आरजान से मिलता है और इसकी दरख्वास्त मंजूर करने का वादा करता है, लेकिन 4 माह बाद इसे मुस्तरद कर देता है। गुरु नाराज होता है और इत्तेफाक से सड़क पर मनेक दास गुप्ता से मिलता है। मनेक किसी इमारत में रहता है जहाँ आरजान रहता है और एक अखबार का पब्लिशर है। मथुरा दास एक साथी कपड़े का ताजिर है और गुरु की आरजान के खिलाफ लड़ाई में ज्यादा मामूल नहीं है। मनेक एक मजमून शाया करता है जिसमें आरजान की ताजिरों की यूनियन पर अजारादारी को नुमाया करता है। आरजान इस्तीफा देता है। गुरु को इसका तजारती परमिट मिलता है और वो दफ्तर खोलता है। आरजान हुकूमत को तजारती मार्केट बंद करने के लिए कहता है, इल्जाम लगाते हुए कि ये जुएबाजी है। गुरु IAS अफसर के आर मेनन से मिलता है, जो ये हुक्म पास करता है कि वो मेनन को मजबूर करता है कि वो बाजार खोल दे। मथुरा दास गुरु को पसंद करने लगता है और रफ्ता रफ्ता वो अपने कारोबार को बढ़ाना चाहता है और शक्ति कारपोरेशन के नाम से अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कायम करता है। नाना जी मनेक दास गुप्ता, जो स्वतंत्र अखबार शाया करते हैं, गुरु को अपने बेटे की तरह समझता है। गुरु भी इसे अपने वालिद की तरह देखता है, जिसने बम्बई में इसकी जद्दोजहद इब्तदाई दिनों में इसकी हमायत की थी। वो मनेक की पोती मैनू के साथ मजबूत दोस्ती भी बना लेता है। मैनू के जवान होने पर इसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो जाती है और वो व्हील चेयर इस्तेमाल करने लगती है। गुरु शक्ति को अवामी कंपनी बनाना चाहता है, लेकिन जिग्नेश नाराज होता है क्योंकि गुरु ने इस फैसले से पहले इससे मशवरा नहीं किया। वो सुजाता को बताता है कि गुरु ने इससे सिर्फ जहेज के पैसे के लिए शादी की थी। जिग्नेश और सुजाता दोनों घर वापस आ जाते हैं। कुछ महीनों के बाद गुरु सुजाता को लेने जाता है और वो इसे माफ कर देती है। जैसे जैसे गुरु फैक्ट्री कायम करता है, घनश्याम इसमें शामिल होता है। चंद सालों में गुरु के पास एक वसी सल्तनत होती है। आरजान के वालिद गुरु के पास आते हैं और पूरी कंपनी खरीदने की पेशकश करते हैं, लेकिन गुरु इनकार कर देता है। गुरु नाराज होता है और कंट्रैक्टर खानदान को बेनकाब करता है कि वो पुरानी मशीनों और गैर मियारी कपड़े के मवाद के साथ भारत को लूट रहे हैं। गुरु मनेक के अखबार का इस्तेमाल करता है जब वो भारत से बाहर होता है। जब मनेक वापस आता है तो इसे एहसास होता है कि गुरु ने इसके अमले के हर फर्द को रिश्वत दी है। जैसे जैसे गुरु का कारोबार भारत के सबसे बड़े कारोबार में से एक बन जाता है, वो बेरहमी से कामयाबी की पैरवी करता है। वो अपनी पोली ईस्टर्न मिल्स के लिए मशीनरी के हिस्से स्मगल करता है, गैर कानूनी तौर पर सामान बनाता है और स्टॉक को ज्यादा मुनाफा के लिए हेरा फेरी करता है। लेकिन जब नाना जी को मालूम होता है कि गुरु की कामयाबी के जराए हमेशा ईमानदार नहीं होते, तो वो अपने अखबार के रिपोर्टर श्याम सक्सेना के साथ मिलकर गुरु की बढ़ती हुई
करप्शन को बेनकाब करने का फैसला करते हैं और इसी दौरान सजाता हमला हो जाती है और जुड़वा बच्चों को जन्म देती है। घनश्याम गुरु की कपड़े की फैक्ट्री का डायरेक्टर होता है। जब श्याम अपने मजमून में गैर कानूनी पैदावार और इम्पोर्ट ड्यूटी के अदम अदायगी के बारे में शाया करता है तो घनश्याम खुदकुशी की कोशिश करता है। गुरु के शेयर होल्डर्स इसके खिलाफ हो जाते हैं और इसे स्मगलर और चोर कहते हैं। अखबार के साथ लड़ाई की तनाव की वजह से गुरु को फाली का दौरा पड़ता है और वो अपनी दाईं तरफ से मफलूज हो जाता है। मीनू जो अब श्याम से शादीशुदा है अपनी बीमारी की वजह से आहिस्ता आहिस्ता कमजोर हो रही होती है और आखिरकार मर जाती है। आखिर में गुरु को 16 अक्टूबर 1980 को हुकूमत की तहकीकात के सामने लाया जाता है कि इसके खिलाफ लगाए गए इल्जामात का दिफा कर सके। अगले दिन प्रेस को बताता है कि वो एक आम देहाती था जिसे एक्साइज ड्यूटी, कस्टम, सेल्स टैक्स का मतलब भी नहीं मालूम था। वो सिर्फ अपने कारोबार को जानता था, लेकिन करप्ट निज़ाम ने यकीनी बनाया कि एक देहाती अमीर बिजनेसमैन न बन सके। नतीजतन इसे करप्ट प्रैक्टिसेस में मुलव्वस होना पड़ा। इससे हुकूमत को 29 में से 27 इल्जामात से इसे बरी करना पड़ता है। इसे 2 साबितशुदा इल्जामात के लिए 6.3 मिलियन रुपए जुर्माना किया जाता है और इसे अपनी कंपनी में वापस जाने की इजाज़त दे दी जाती है। फिल्म का इख्तिताम गुरु के शक्ति के शेयर होल्डर से कहने पर होता है कि इसने अपने वालिद के ख्याल को गलत साबित किया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ख्वाब कभी हकीकत नहीं बनते, लेकिन वो सब अब भारत की सबसे बड़ी कंपनी का हिस्सा हैं। गुरु इनसे पूछता है कि क्या इन्हें रुक जाना चाहिए। शेयर होल्डर्स इनकार करते हैं, इसके बजाय कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनने का अज़म करते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी पूरी फिल्म की, जो अंबानी फैमिली के बुनियाद के साथ ताल्लुक़ रखती है और धीरू भाई अंबानी की मेहनत और लगन का खुलासा पेश करती है। धीरू भाई का 1932 से लेकर 2002 तक का ये सफ़र बहुत मुश्किलात से भरा पड़ा है, मगर वो अपने दोनों बेटों मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के लिए क्या क्या छोड़ कर गए, ये हम अगली कहानी में बयान करेंगे। मगर इस कहानी से ये इस बात साबित होती है कि अगर हम इरादा कर लें तो दुनिया में कोई भी काम मुश्किल नहीं और नामुमकिन तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबकी मोहब्बत और प्यार का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।